हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज़ में आज हम लोग जीएस 2 के पॉलिटी सेक्शन के फंडामेंटल राइट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो फंडामेंटल जो राइट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उसको आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं अपने नोट्स शेयर कर रही हूँ जो मैंने अपने मेंस के प्रिपरेशन के समय बनाया था। आई होप आप सभी को ये नोट्स अपने एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो और जो भी पॉइंट्स आप सभी को अच्छा लग रहा हो आप अपने नोट्स में ज़रूर इस पॉइंट्स को इंक्लूड करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम लोग 56 टू 59 वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर है डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल राइट्स as enshrined in the constitution. How has the judicial interpretations of article 21 expanded the scope of right to life? तो यहाँ पर हम लोग को फंडामेंटल राइट तो डिस्कस करना ही है, प्लस हम लोग को जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस जो रिलेटेड है फंडामेंटल राइट से उसको भी देखना है, जो स्पेशली आर्टिकल 21 से रिलेटेड है और इसको हम लोग को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फंडामेंटल राइट से जो 65th बीपीएससी में पूछा गया है। डू यू एग्री विद द व्यू दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन फंडामेंटल राइट्स बाय वन हैंड एंड टेकन देम बैक बाय अनदर हैंड? और फिर फंडामेंटल राइट रिट्स भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो अभी तक नहीं पूछा गया है, तो मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया कि मैं इस पॉइंट को भी जो है अपने नोट्स में इंक्लूड कर दूँगी रिट्स के बारे में। और आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग आंसर्स अब लिखना शुरू करेंगे। तो पहले तो आप एक डेफिनेशन दे देंगे। ये दो क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, ये दोनों क्वेश्चंस को अगर आप देखें तो दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पे आपको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किस एस्पेक्ट में ये बात किया जा रहा है। फंडामेंटल राइट्स जो है, अगर आप सबसे पहले तो हमेशा मैं सभी स्टूडेंट्स से कहूँगी कि मेंस के आंसर राइटिंग से पहले आप मेंस के सारे टॉपिक्स को स्टैंडर्ड बुक से कवर करें। जैसे अगर पॉलिटी का अगर आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के साथ आप पहले वो प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स को आप जो है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के समय ही इस फंडामेंटल राइट के टॉपिक को पढ़ चुके होंगे, बट जब आप मेंस की प्रिपरेशन करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक का ज़रूरत है। यहाँ पे फैक्चुअल पॉइंट्स तो रहता ही है, प्लस आपको उसको रिलेट करना आना चाहिए। अगर इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो फंडामेंटल राइट को जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सभी लोगों को फंडामेंटल राइट्स तो दिया है, पर कैसे दूसरे तरीके से फंडामेंटल राइट्स देकर भी हम लोग को बहुत हद तक लिमिट कर दिया गया है। जैसे कि आपको आंसर में यहाँ पे मैंने जो नोट्स मैं शेयर कर रही हूँ उसमें आपको मैं सारे वो एग्जांपल्स दूंगी जिसमें ये जितने भी पॉइंट्स हैं इम्पॉर्टेंट ये बताते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह बहुत ही एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। तो चलिए हम लोग देखते हैं आंसर्स को। इसका सबसे अच्छा एक एग्ज़ाम्पल आप अगर रिलेट कर पा रहे हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है फंडामेंटल राइट का ही, कि अगर हम लोग देखते हैं राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो ये वाला जो पॉइंट है जब हम लोग फंडामेंटल राइट एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो इसमें हम लोग एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से बताते हैं कि उसके पास पूरा अधिकार है अपने थॉट्स, ओपिनियन, एक्सप्रेशंस ये सभी जो है व्यक्त करने का। बट हम लोग ये भी देखते हैं कि जो सोसाइटी है वहाँ पर आप कुछ भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, बहुत हद तक रिस्ट्रिक्टेड है। फिर गवर्नमेंट और उनकी जो स्कीम्स है या कुछ भी इलीगल आप नहीं कह सकते हैं, कुछ भी जो स्टेट या कंट्री के सिक्योरिटी के कंसर्न हो। तो इस तरह से हम लोग का जो जितना भी फंडामेंटल राइट है वो रिस्ट्रिक्टेड भी है और हम लोग बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। लोकल एग्जाम्पल हो चाहे स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हो, एग्जाम्पल इज़ एग्जाम्पल, आपको वो पॉइंट्स सारा लिखना होगा।
बहुत सारा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि अभी रिसेंट सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि आप कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकते, कुछ भी जो है फॉर द गवर्नमेंट आप नहीं बोल सकते। सो यहाँ पर यही क्वेश्चन कहा गया है और इसी एस्पेक्ट में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि फंडामेंटल राइट तो है पर कोई उस एक लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता है गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से, और एक कंट्री के सिटीज़न हैं आप, इस कंट्री में रह रहे हैं, तो वो सारे आपको फंडामेंटल राइट्स मिलकर भी आप एक तरह से लिमिटेड वे में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया था मेरे समय में जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी। ये बहुत ही एक हीटेड क्वेश्चन में से एक था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे। व्हेन द राइट्स ऑफ वन मैन इज थ्रेटेंड, राइट्स ऑफ वन मैन इज थ्रेटेंड, राइट्स ऑफ ऑल इज थ्रेटेंड। मतलब ये एक कोट है, ये आपको टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा फंडामेंटल राइट के चैप्टर में। लक्ष्मीकांत मैंने फॉलो किया था। तो यहाँ पर नेक्स्ट है, टू डिनाई पीपल देयर ह्यूमन राइट इज़ टू चैलेंज देयर वेरी ह्यूमैनिटी। ये नेल्सन मंडेला का कोट है। कोट से भी आप अपने आंसर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच आर गारंटीड टू ऑल द सिटीजन्स। दे आर अप्लाइड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर एक्सेट्रा। तो ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है फंडामेंटल राइट का। फंडामेंटल राइट क्या होता है? एक बेसिक ह्यूमन राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और यहाँ पे सभी सिटीजन्स को ये दिया गया है और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के ये सभी पे इक्वली अप्लाइड है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप सारे फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल के साथ ज़रूर रिमेंबर करेंगे और अपने नोट्स में अलग से भी उसको लिख सकते हैं और थोड़ा रिप्रेजेंट करके अच्छे से आप लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। और यहाँ पर जैसे आप सारे आर्टिकल्स को इंडिविजुअली भी एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल मान लीजिए हम लोग शुरू करते हैं अगर यहाँ से आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18, तो 14 से 18 जितना भी है आप राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड उस वो सब को भी आप नोट्स में मेंशन करें ताकि रिमेंबर करने में, रिवाइज करने में आपको आसानी हो। तो इस तरह से आप एक फंडामेंटल राइट्स का चार्ट आप ज़रूर अपने नोट्स में बनाएंगे। राइट टू इक्वालिटी, उसके बाद है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 आर्टिकल, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है 29 से 30 के बीच, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है आर्टिकल 32। तो ये सारे फंडामेंटल राइट अपने तरीके से भी आप अपने चार्ट फ्लो अकॉर्डिंगली जैसा भी आपको पसंद हो आप उसको नोट्स में ज़रूर बनाएं। अब हम आते हैं आर्टिकल 21 के एस्पेक्ट में। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये बुक में भी बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है। वेरियस फॉर्म्स में जितनी बार इस पर डिबेट हुआ है, जितने भी जजमेंट आए हैं वो सभी बुक्स में अवेलेबल है। तो आप सभी के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट स्पेशली जितने भी होते हैं वो सारे आर्टिकल 21 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है। और पहला क्वेश्चन जो आर्टिकल 21 का प्रीवियस ईयर का मैंने कहा था उसके एस्पेक्ट में ये आंसर आपको लिखना है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज द हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21, no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to the procedure established by law। तो ये डेफिनेशन जो है ये दिया गया है। और उसके बाद अगर आप देखें तो उसको मैंने आर्टिकल 21 को आपको और भी एक्सप्लेन करना होगा, तो उसी एक्सप्लेनेशन को आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ पर देखेंगे। दिस implies that this right has been provided against the state only. The state here includes not just the government but also the government departments, local bodies and the legislature. Any private individual encroaching on these rights of another individual does not amount a violation of article 21. Next है, right to life is not just about right to survive. It also entails being able to live a complete life with human dignity free from exploitation. Next है, the judicial interpretation has expanded the scope of article 21 right to life। अब हम लोग सारे interpretations को देखेंगे
और उसको आपको अच्छे से रिमेंबर करना होगा ताकि ये क्वेश्चन जब भी आए तो आप रेडी रहें अपने सारे पॉइंट्स के साथ। तो A.K. गोपालन का केस अगर हम लोग 1950 का देखते हैं तो द नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द स्टेट कैन डिप्राइव द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन बेस्ड ऑन अ लॉ के बेसिस पे स्टेट डिप्राइव कर सकती है। दिस वॉज बिकॉज एक्सप्रेशन प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ इन आर्टिकल 21 वॉज डिफरेंट फ्रॉम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल वो सारे पॉइंट इस A.K. गोपालन केस से रिलेटेड है। अब यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है, इसका डिटेल क्वेश्चन पूछा जाता है इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए अलग से, अगर तो आपको इसके बारे में भी लिखना होगा। कभी कभी क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न बदल देने से आपको समझना होगा कि एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ पर भी है, तो उस क्वेश्चंस को भी आप देख लेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है अ फंडामेंटल प्रिंसिपल फेयर इन ऑल द सिविल एंड लीगल मैटर्स। और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ क्या है? अ लॉ इज duly enacted by the legislature if the correct procedure have been followed to the letter। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं A.K. गोपालन केस के बाद मेनका गांधी यूनियन ऑफ इंडिया केस है 1978 का। दिस केस ओवरटर्न द गोपालन जजमेंट। Here the Supreme Court said that the idea of personal liberty in Article 21 had a wide scope, including the many rights embodied in Article 19, giving them additional protection। तो यहाँ पे एक वाइडर स्कोप बताया गया है मेनका गांधी वाले केस में। यहाँ कहा गया है Therefore, it ruled that the right to life and personal liberty of a person can be deprived by the law, provided the procedure prescribed by that law is reasonable, fair and just। तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का आप जजमेंट भी लिख सकते हैं। इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द एक्सपैंडेड इंटरप्रिटेशन ऑफ द राइट टू लाइफ। अब यहाँ पे राइट टू लाइफ को और भी ज़्यादा एक्सपैंड करके बताया गया कि इसमें एग्जैक्टली क्या क्या आता है। तो आर्टिकल 21 सिर्फ अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 21 की, तो उसमें ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। जैसे यहाँ पे राइट टू लाइवलीहुड है, राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू शेल्टर है, राइट टू हेल्थ है, राइट टू लीगल एड, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू फ्री ट्रायल। तो ये सभी जो है आर्टिकल 21 में आता है। तो यहाँ पर आप इस सारे पॉइंट्स को अच्छे से फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट कर कर अपने आंसर में लिखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट द बेडरॉक ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द कंट्री। It is argued that the fundamental rights were given on one hand while withdrawn from the other based on the promise that every fundamental right have too many expectations, provisions and limitations in such a way that they are rendered to apply in the same। तो ये क्वेश्चन मैंने दोबारा इसको लिखने की कोशिश की है। फंडामेंटल राइट के जो दूसरे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें फंडामेंटल राइट is given by one hand and taken by another, इसका ये आंसर है। जिसमें सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के समय फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जाता है। एग्जाम्पल में जैसे कि कुछ फंडामेंटल राइट है जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विच इज़ अ ह्यूमन राइट, इसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये हम लोग एग्जाम्पल देख लिए। फिर हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे राइट टू इक्वालिटी वाला। राइट टू इक्वालिटी स्ट्राइव्स टू मेक इंडिया ट्रू डेमोक्रेसी बाय इंश्योरिंग अ सेंस ऑफ इक्वालिटी, डिग्निटी एंड स्टेटस among all the citizen। In the same right also provide the state shall confer no title to a person except those who excel themselves in the military academic field। तो आपने देखा होगा कि राइट टू इक्वालिटी की बात एक तरफ गवर्नमेंट करती है, एक तरफ जो लोग मिलिट्री, एकेडमिक्स और अलग अलग फील्ड में स्किल्ड हैं और कुछ उन्होंने अचीव किया है, उनको गवर्नमेंट जो है अलग से टाइटल देती है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सभी आपने देखा होगा। प्रेसिडेंट के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, तो उनको एक अलग से सम्मान और टाइटल भी दिया जाता है। तो हम लोग जब इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी में हम लोग
स्किल्ड और पढ़े लिखे और हर तरह के लोग, हर लेवल के लोगों को इक्वल रिस्पेक्ट देने की बात करते हैं। पर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो एक्सेल्ड पर्सन है उनको हम लोग एक्स्ट्रा जो अचीवमेंट्स के लोग हैं उनको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं, अवार्ड दे रहे हैं, टाइटल दे रहे हैं और उनको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं लोकल लोगों से। तो ये इस पॉइंट का एस्पेक्ट है। नेक्स्ट आर्टिकल 16(4) में क्लैरिफाई किया गया है रिजर्वेशन के बारे में। ये तो बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, इसके बारे में अगर न्यूज़ में ये कभी रहता है तो ये पॉलिटी में आ सकता है अकॉर्डिंग टू लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में। And there are many times when I was preparing, reservation point was very much in news, and there was a huge debate also on this matter going on. So you will also prepare this topic in advance. Article 16(4) of the Constitution clarifies the policy like reservation will not be seen as a violation of the right to equality. So this specifies the caste system, that the government is only making the difference between द सिटीजन। सो ये पॉइंट उस एस्पेक्ट में है। अब हम लोग फ्रीडम की बात करेंगे। राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इंश्योर द राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। एक्सेप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे बुरखा एक केस है केरला, मैंने लिख दिया है, बट आप बहुत सोच समझ के ही पॉइंट लिखेंगे और अदरवाइज़ न्यूज़ में जो पॉइंट चल रहा है वो आप लिख सकते हैं, नो इश्यूज़। तो फ्रीडम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक पहला जैसे एक्सेप्शंस हम लोग लिखे हैं, द गवर्नमेंट कैन डिटेन और अरेस्ट द पर्सन इफ़ इट फील्स दैट द पर्सन कैन बी थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर और टू द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है गवर्नमेंट जो है डिटेन कर लेती है और अरेस्ट कर लेती है उस पर्सन को जो कंट्री के लिए सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो बहुत ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट है। आपने देखा ही होगा न्यूज़ में बहुत बार ऐसा होता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज़ ऑल्सो सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन सच एज पब्लिक ऑर्डर, पीस, मोरालिटी एक्सेट्रा। यहाँ पे सोशल मीडिया ट्वीट्स आप देखते होंगे, बहुत सारे लोगों का बैन हो जाता है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस फॉर द कंट्री एंड ऑल दैट। तो ये एग्जांपल आप दे सकते हैं। अब आते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर आया है कि फंडामेंटल राइट को क्रिटिसाइज़ करना है, तब आप ये सारे पॉइंट्स को लिखेंगे। तो मैंने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया ताकि मुझे पता हो, और अगर न्यू क्वेश्चन अगर कोई फंडामेंटल राइट से आ जाता है तो आपको कैसे उसको टैकल करना होगा। तो पहला है एक्सेसिव लिमिटेशंस। बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस है फंडामेंटल राइट्स में, मतलब हर चीज़ में आपको बताया गया है कि कोई भी राइट है तो यहीं तक लिमिटेड है, तो ऐसा इसमें है। फिर ये सारे पॉइंट्स लक्ष्मीकांत में भी अवेलेबल हैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप वो टेक्स्ट बुक भी पढ़ सकते हैं ज़्यादा अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो। और हमेशा आप नोट्स बनाने के लिए बुक्स को आप रेफ़र करें, स्टैंडर्ड बुक्स, NCERT, और एक परफेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं। और समझ के लिखें। अपने करंट अफेयर्स के नोट्स को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं अगर समथिंग इज़ गोइंग ऑन रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स, और जितनी भी फैक्चुअल चीज़ें हैं वो सारे बुक्स से आपको मिल जाएंगे। तो नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स नहीं अवेलेबल है फंडामेंटल राइट में। नो क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। नो परमानेंसी राइट, जैसे कि आपने देखा होगा राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था, तो परमानेंसी से रिलेटेड इश्यूज़ है कि इसको कभी भी हटा दिया सकता है कोई भी फंडामेंटल राइट को। सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी के समय सस्पेंड कर दिया जाता है फंडामेंटल राइट को। एक्सपेंसिव रेमेडी है। प्रिवेंटिव डिटेंशन, फिर नो कंसिस्टेंट फिलॉसफी, ये सारे इसके लिमिटेशंस हैं। अब ये सारे लिमिटेशंस को एक्सप्लेन भी अगर लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा गया है तो आप उसको डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखेंगे। एक्सेसिव लिमिटेशंस की बात करें तो ड्यू टू इन्यूमरेबल एक्सेप्शंस रिस्ट्रिक्शन, जसपत रॉय कपूर सेड द फंडामेंटल राइट शुड बी
renamed as Limitations on Fundamental Rights. No social and economic right. The fundamental right has no provision for important social and economic rights like right to social security, right to work, right to employment, etc., like China and other countries. No clarity. The various phrases of the word used in fundamental right like public order, minority, reasonable restrictions, public interest has no clear definition of the fundamental right. No permanency. The abolition of the fundamental right to property in 1978 proves that there is no permanency in the fundamental right. It can become a play tool in the hands of politicians having majority support in the parliament. The judicially innovated doctrine of basic structure is the only limitation on the authority of the parliament to curtail और टू कर्टेल द फंडामेंटल राइट. तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप लिख सकते हैं एक्सप्लेन करके. सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये पॉइंट सभी को पता ही होगा. फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट आर्टिकल 2021 आर एबॉलिश ड्यूरिंग इमरजेंसी. एग्जाम्पल आप इंदिरा गांधी के समय का दे सकते हैं. एक्सपेंसिव रेमेडी है. द जुडिशियल प्रोसेस इज़ टू एक्सपेंसिव फॉर कॉमन मैन फॉर डिफेंडिंग प्रोटेक्टिंग देयर फंडामेंटल राइट. और उसको कोर्ट जाना और एक्सपेंस करना बहुत ज़्यादा, ये पुअर पीपल के लिए ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रेमेडी है. प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करें तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स मोर विद द राइट्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द इंडिविजुअल देन विद द राइट ऑफ द इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट. यहाँ भी आप एग्जाम्पल अपने पॉइंट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के. नो कंसिस्टेंट फिलॉसफी. अब इसके बारे में ये है कि आइवरी जेनिंग्स सर expressed his views that fundamental rights proclaimed by the Indian Constitution are based on no consistent philosophy. अब यहाँ पे conclusion है. In spite of the above criticism and shortcomings, the fundamental rights constitute the bedrock of the democratic system in the country. They facilitate the participation of the people in the political and administrative process and check the absoluteness of the authority and the government. The fundamental rights lay the foundation stone of the social equality and social justice. So ये था फंडामेंटल राइट का कंप्लीट नोट्स. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ पढ़ेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए.